वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एट माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंसी के बारे में और बाउंड फोर्स के बारे में और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज बाउंसी। बाउंसी क्या होता है? तो बाउंसी को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को समझना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप उसे फील कीजिए, समझिए। जब हम लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर डुबाते हैं तो हमें उस पर नीचे की ओर एक बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है ना। वाटर के अंदर किसी गहराई पर ले जाकर जब हम इस फोर्स को हटा लेते हैं, भाई लकड़ी के टुकड़े पर आपने फोर्स लगाया, वाटर के अंदर ले गए उसे फोर्स लगा के, और जब कुछ गहराई पे पहुंच गए और वहां से जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो वो लकड़ी का टुकड़ा अपने आप पानी के लेयर पर, सतह पर ऊपर आकर तैरने लगता है। इससे यह प्रतीत होता है कि जब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डुबाई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर कोई ना कोई बल, कोई ना कोई फोर्स काम करता है ना। आप नहीं अगर महसूस किए हैं तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस एग्जांपल आल्सो, कि इसी प्रकार जैसे कुएं से, अब तो कुआं भी आप लोग पता नहीं कई लोग देखे हैं कि नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा है, कुएं से जब पानी खींचने का हम अनुभव करते हैं, पुल करते हैं वाटर को कुएं में से, तो जब तक बकेट में बाल्टी कुएं के पानी में डूबी रहती है, ठीक है, आप जैसे बाल्टी को रस्सी के सहारे कुएं में डाल दिए और पानी फिलअप करने के बाद जब तक बाल्टी पानी के अंदर डूबी हुई है, ठीक है, जब तक बाल्टी पानी के अंदर डूबी हुई है तो वह हमको हल्की प्रतीत होती है, लाइट प्रतीत होती है, हल्की प्रतीत होती है। और जैसे ही वह पानी से एयर के संपर्क में आती है, यानी आप खींचना जैसे ही बाल्टी को स्टार्ट करते हो और पानी के बाहर बाल्टी आ जाती है, यानी हवा में आ जाती है, तो वो भारी लगने लगती है। तो इस एग्जाम्पल से भी यही फील होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डुबाई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपने वास्तविक भार से कुछ ना कुछ हल्की महसूस होती है हमको। तभी तो वो कुएं वाला एग्जाम्पल काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको फील करना है, कुएं आप नहीं देखे हैं तो आपके घर में टंकी तो होगी, वाटर टैंक भी अगर नहीं है तो एक बड़ा सा बकेट ले लीजिए या टब ले लीजिए, उसमें पानी फिलअप कर लीजिए, ठीक है, और फिर अपने पास जो मग है उस मग में वाटर ले लीजिए या उस टब में उस मग को डुबाने की कोशिश कीजिए, तो पानी फिलअप हो जाएगा मग में। अब जब पानी फिलअप हो जाएगा तो पानी, टब में भरे पानी के अंदर जब वो मग, बेस से मत टच कराइएगा, बेस से ऊपर ही रखिएगा और पानी के लेयर से नीचे, तो आप फील करोगे कि वो हल्का महसूस हो रहा थोड़ा। और जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे पानी के लेयर से तो आपको भारी फील होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स अलग से उस ऑब्जेक्ट पर लिक्विड द्वारा भी अप्लाई किया जा रहा है, जिसके कारण वह ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में डुबाया जा रहा है तो हमको हल्का महसूस हो रहा है, उसके एग्जैक्ट वेट से कुछ कम वेट महसूस हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बाउंसी इज द पावर ऑफ लिक्विड टू मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन इट। मतलब फ्लूइड की, लिक्विड की पावर है बाउंसी, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पर तैरने में मदद करती है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें बाउंसी क्या है, तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन ए लिक्विड। किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो लिक्विड में तैरे, उसी टेंडेंसी को हम बाउंसी कहते हैं। तो दोनों तरह से बाउंसी की डिफिनीशन बताई जा सकती है। जनरल वे में आप याद रख सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन ए लिक्विड, किसी भी ऑब्जेक्ट की यह प्रवृत्ति होती है कि वह किसी भी लिक्विड में
तैरे। ठीक है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन ए लिक्विड। चलिए और कुछ बातें बताई गई हैं, देखिए। बायंसी को वही कह रहा है, द एबिलिटी टू फ्लोट, यानी ऑब्जेक्ट की फ्लोट करने की जो एबिलिटी है उसी को हम बायंसी कह सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो लिक्विड है उसके पास जो पावर है किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराने की, उसको हम बायंसी कह सकते हैं। तो दोनों तरह से आपको जानना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के भी फेवर में और फ्लूइड यानी लिक्विड के भी फेवर में, दोनों तरह से डिफिनीशन आप जाननी चाहिए। ऑब्जेक्ट के फेवर में डिफिनीशन क्या होगी? द एबिलिटी टू फ्लोट बाय द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तैरने की जो एबिलिटी होती है उसमें, उसी को हम बायंसी कहेंगे। और फ्लूइड के फेवर में अगर हम बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि द पावर ऑफ द फ्लूइड टू मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लोट। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में, buoyancy is the tendency for materials to rise and float in a fluid। जो buoyancy है वो उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है किसी भी फ्लूइड में तैरने की। ठीक है, उसी को buoyancy कहते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड आएगा बायंट फोर्स, वो भी जान लीजिए, यहीं आगे और डिटेल में जानेंगे हम। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन फ्लूइड इज कॉल्ड द बायंट फोर्स। जो ये अपवर्ड फोर्स नहीं लग रहा फ्लूइड के द्वारा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड द्वारा एक अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, उसी अपवर्ड फोर्स को हम बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट भी कहते हैं। दिस इज ए फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन। चूंकि फोर्स है तो न्यूटन इसका भी होगा यूनिट। और जो ये लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाने का, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को, इसी को हम क्या कहते हैं? बायंसी फोर्स भी कह सकते हैं, बायंट फोर्स कह सकते हैं, अपथ्रस्ट कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन यह उठता है कि लकड़ी का जो टुकड़ा है वाटर में डुबा कर अगर छोड़ देने पर वह सतह पर आकर, लेयर पर आकर तैरने लगता है पानी के ऊपर, लेकिन लोहे की कील हो तो वो तो पानी में डूब जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? अब ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि भाई हमने सीखा कि हर एक लिक्विड, हर एक फ्लूइड का ये प्रॉपर्टी है कि जब उसमें किसी ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है तो जो फ्लूइड है उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है जिसे हम अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स कहते हैं। तो वो फोर्स तो हर एक डूबने वाली चीज पर लगती होगी, तो फिर लोहे की कील क्यों डूब जाती है? लकड़ी का ब्लॉक तो ऊपर आ गया लेकिन लोहे की कील तो डूब जाती है। तो इसके कारण पर आगे तो हमको बहुत डिटेल में बात करनी ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ। इसका कारण है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डुबाई जाती है तो जो उसका वेट है, यानी कि जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो तो नीचे की तरफ काम करेगा ना। ठीक, देखिए जैसा कि अगले इमेज में दिखाया गया है कि उसका वेट तो नीचे की तरफ काम कर रहा है। और जो अपथ्रस्ट है, देखिए इस फिगर में ये भी क्लियर है, थ्रस्ट और अपथ्रस्ट, इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। थ्रस्ट यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाने वाला फोर्स, और अपथ्रस्ट क्या है? लिक्विड द्वारा या फ्लूइड द्वारा अपवर्ड दिशा में ऊपर की तरफ लगाया जाने वाला फोर्स। ठीक है, तो वेट नीचे काम कर रहा है और जो लिक्विड द्वारा अपथ्रस्ट लगाया जा रहा है वो ऊपर की ओर काम कर रहा है। इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा, अगर वेट ज्यादा होगा तब तो ऑब्जेक्ट नीचे जाने लगेगा, अगर अपथ्रस्ट ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर तैरेगा, और यदि दोनों बराबर होंगे तो ऑब्जेक्ट बीच में तैरता रहेगा। यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है, बार बार कंफ्यूजन ना हो, बहुत बार बता चुका। अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स ऑन द फिश कॉज्ड बाय द वाटर अराउंड द फिश। जो बताया ना, फिश वाटर में तैर रही है तो वाटर क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड द्वारा ऊपर की ओर हर तैरने वाली चीज पर
या उसमें जो भी चीज़ डुबाई जाती है उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है लिक्विड, तो उसी ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स को हम अपथ्रस्ट कहते हैं या बायंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स दिस इज कॉल्ड बायंसी, इसे बायंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया बायंसी इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन ए लिक्विड, या फिर अब समझ में आ गया होगा आपको कि जो अपथ्रस्ट है वो अपवर्ड फोर्स है, लिक्विड द्वारा ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाला फोर्स। ठीक है, और जो थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट इज द फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द फिश। प्रेशर वाले केस में थ्रस्ट यूज किया जाता है, तो थ्रस्ट को हमने बताया था इट इज ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। जैसे ये आगे बढ़ने के लिए देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये थ्रस्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बायंसी इज ए फोर्स, इट इज मच इजियर टू लिफ्ट योर सेल्फ इन ए स्विमिंग पूल देन टू लिफ्ट योर सेल्फ ऑन लैंड। अगर जमीन पर आपको उछलने को कहा जाए, हवा में तैरने को कहा जाए तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन वहीं स्विमिंग पूल में जब आप उतरते हैं, नहर में उतरते हैं, तालाब में उतरते हैं, नदी में उतरते हैं तैरने के लिए, तो आप अपने आप को हल्का फील करते हैं। दिस इज बिकॉज द वाटर इन द पूल exerts एन अपवर्ड फोर्स ऑन यू दैट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर वेट। वेट नीचे की ओर काम करता है और लिक्विड द्वारा एक अपवर्ड फोर्स ऊपर की ओर काम करता है, जिसको हम कहते हैं बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट। ठीक है, वी कॉल दिस फोर्स बायंसी। बायंसी इज ए मेजर ऑफ द अपवर्ड फोर्स दैट ए फ्लूइड एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड। वही चीज कि बायंसी कहिए, बायंट फोर्स कहिए या फिर अपथ्रस्ट कहिए, तीनों एक ही चीज है। और वही चीज कह रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तो लिक्विड द्वारा उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसको हम बायंसी या बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं। बायंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स exerted by water and other fluid, it acts in the direction opposite of gravity। याद रखिएगा, बायंट फोर्स हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है, क्योंकि ग्रेविटी यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो नीचे की ओर काम करेगा और बायंट फोर्स हमेशा उसके अपोजिट यानी ऊपर की ओर काम करता है। और बाकी प्रेशर वाले वीडियो में आपको बताया गया है कि लिक्विड कोई भी चीज़ उसमें डुबाई जाती है तो उस पर चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, आगे देखिए, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, टू फैक्टर्स। कौन कौन से वो दो फैक्टर हैं, अब ये भी हम लोग को समझ लेना चाहिए। पहला, द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट आप डुबा रहे हैं। बायंट फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का कितना ज़्यादा सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आएगा। वॉल्यूम का मतलब हो गया साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आप पानी में डुबाने की कोशिश करेंगे, लिक्विड में डुबाने की कोशिश करेंगे, उस पर उतना ही ज़्यादा बायंट फोर्स भी काम करेगा। दूसरी चीज़, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी, यानी गाढ़ा लिक्विड है, हल्का लिक्विड है, कैसा लिक्विड है। डेंसिटी और वॉल्यूम अभी आगे आपको समझा रहा हूँ मैं। तो डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, नंबर ऑफ मैटर उसमें बहुत ज़्यादा हो, कम जगह में ज़्यादा मैटर। ठीक है, तो अगर फ्लूइड गाढ़ा है तो भी बायंट फोर्स ज़्यादा लगेगा ऊपर की ओर, ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं जल्दी। और अगर डेंसिटी कम है तो बायंट फोर्स कम लगेगा और ऑब्जेक्ट जल्दी डूब सकता है। तो यही दो चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायंट फोर्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, पहला वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड और दूसरा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है,
अब देखिए वॉल्यूम और मास और डेंसिटी, ये तीनों चीज भी यहाँ समझा देता हूं मैं थोड़ा सा। वॉल्यूम का मतलब है इज द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक्स अप, कोई चीज कितना ज्यादा जगह लेती है वही उसका वॉल्यूम होगा। जैसे अगर आप एक मैथ्स की बुक लें, बड़ी सी बुक लें, ठीक है, तो वो उसको रखेंगे टेबल पे तो ज़्यादा जगह लेगा, और एक पॉकेट डायरी आप मेज पर रखिए तो वो कम जगह लेगा। तो जिसका जो ज़्यादा जगह लेगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा, जो कम जगह लेगा उसका वॉल्यूम उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जैसे एलिफेंट है, अब इसका साइज ज़्यादा है, ये ज़्यादा जगह घेर रहा है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये एंट कम जगह ले रहा है तो इसका वॉल्यूम कम होगा। अब मैथ्स में भी वॉल्यूम पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, जैसे एक बाल्टी है, बकेट, उसमें पानी भर दीजिए और एक ग्लास में पानी भरिए, किस में ज़्यादा पानी आएगा? बाल्टी में। क्यों? क्योंकि बाल्टी में जगह ज़्यादा है जिसकी वजह से पानी ज़्यादा भरा गया उसमें, तो बकेट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और जो ग्लास है उसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक, तो वॉल्यूम तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगला है मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। भाई हर एक ऑब्जेक्ट आप पढ़े होंगे एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने ज्यादा मॉलिक्यूल हैं वही उसका मास होगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट बाय ए बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना ज्यादा मैटर भरा हुआ है, मैटर का मतलब मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वही उसका मास होगा। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाउ हैवी समथिंग इज, कोई चीज कितनी भारी आपको लग रही है, जितनी भारी होगी भाई उसमें मैटर भी उतना ज्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूल और एटम भी उसमें ज्यादा भरे होंगे, तभी तो वो भारी लग रही है। ओके, तो आप मास समझ गए होंगे, द मैटर कंटेंट बाई ए ऑब्जेक्ट या अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। अब डेंसिटी को भी थोड़ा समझ लेते हैं। डेंसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच मैटर ऑक्युपाइज इन गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस, कि कम से कम जगह में कितना ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल और एटम भरा पड़ा है। ठीक है, उसी को कहते हैं डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल के लिए तो इसको देखिए रिलेशन भी बना दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ऑब्जेक्ट के जो भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मैटर भरा पड़ा है। जैसे समझाना रहे अगर, अब देखिए वॉल्यूम दोनों का लगभग इक्वल है, लेकिन इसके अंदर जो मैटर है, मैटर इन ए बॉडी अभी पढ़ा था ना मास, तो ये बॉडी है, इसके अंदर जो मैटर है वो बहुत कम है, मॉलिक्यूल और एटम बहुत कम है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अब जिसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा डेंसिटी होगी उसकी। अब जैसे समझाने के लिए ये भी कहा जा सकता है, मान लीजिए दो क्लास हैं आपके सेक्शन, 9th ए और 9th बी, या 8th ए 8th बी। ठीक है, दोनों सेक्शन में मान लीजिए 50-50 बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों क्लास का साइज सेम है। तो इस समय जब 50-50 बच्चे बैठे हैं तो दोनों कमरे में जो नंबर ऑफ मैटर है वो इक्वल है, साइज इक्वल है, यानी वॉल्यूम इक्वल है, तो दोनों की डेंसिटी भी इक्वल होगी, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास अपन वॉल्यूम करेंगे तो इक्वल वैल्यू आएगी डेंसिटी की। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भैया अब दूसरे वाले मतलब एक सेक्शन ए के सभी बच्चे सेक्शन बी में चले जाएं, सेक्शन बी वाले तो हैं ही, सेक्शन ए वाले भी चले जाएं सेक्शन बी में, तो अब वॉल्यूम तो उतना ही रहा, नंबर ऑफ मैटर बढ़ गया ना, संख्या बढ़ गई ना। पहले एक कमरे में 50 बच्चे थे, अब एक कमरे में 100 बच्चे हो गए, पास पास आ गए, कॉम्पैक्ट हो गए, तो उस कमरे की डेंसिटी बढ़ गई ना, क्योंकि नंबर ऑफ मैटर बढ़ गया उस कमरे में। नंबर ऑफ देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मैटर मास, तो अगर मास बढ़ा ऑब्जेक्ट का तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ मैटर जब बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डेंसिटी कि द मैटर कंटेंट बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस, दिए गए स्थान में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल और एटम्स भरे पड़े होंगे उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो लकड़ी है और जो आयरन है, लोहा, उन दोनों के डेंसिटी में इसलिए अंतर होता है कि ठीक है लकड़ी भी आपको दिख रही है कड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो मैटर हैं वो लोहे वाले स्पेस में जितने मैटर हैं उससे कुछ कम है, तभी तो जो लोहा वाला ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो लकड़ी वाला ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी लोहे वाले की तुलना में कुछ कम होती है। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम, मास और डेंसिटी मैंने समझा दिया। डेंसिटी को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाइंड फोर्स जो लग रहा है लिक्विड द्वारा, उसका फार्मूला हम कैसे, क्या फार्मूला यूज करेंगे? तो देखिए, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वी रो जी। वी रो जी मैं पढ़ता हूँ, रो वी जी है। ठीक है, तो रो क्या है? फ्लूइड का डेंसिटी। देखिए रो एफ, इसको रो बोलते हैं, इस तरह से ये बनता है। ठीक है, ऐसे कुछ ये सिंबल रो होता है, डेंसिटी के रूप में यूज किया जाता है। डी भी यूज करते हैं डेंसिटी के लिए और रो भी। तो जो है डेंसिटी हम लिक्विड प्रेशर में यूज करते हैं डी, जो P इज इक्वल टू एच डी जी यूज करते हैं फार्मूला। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड करते हैं ना, तो वहाँ डी यूज करते हैं। और जब बाइंड फोर्स की बात होगी तो वहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के लिए रो यूज करेंगे। जो ये एफ है ये फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, बी बाइंड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और जी तो आप जान ही रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये आप फार्मूला आपको मिल गया। इस फार्मूले से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर का। इस फार्मूले को यूज करते रहिए। एक और फार्मूला है, इसको इस पर ज़्यादा डिटेल में बात होगी जब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगले वीडियो में हम देखेंगे। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अभी मैंने बताया था कि जब हम कुएं के अंदर किसी बाल्टी को डालते हैं तो कुएं के अंदर जब तक बाल्टी रहती है तब तक हमको हल्का महसूस होता है, और बाहर निकालने पर क्या होता है? भारी लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे हम बाइंड फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके? तो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितना जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में आप डुबाते हैं या लिक्विड में डुबाते हैं भाई, तो वो उस जगह को जिसको घेर रहा है तो वहाँ के फ्लूइड को डिस्प्लेस करता होगा ना, हटाता होगा, तभी तो वहाँ वो फिक्स हो रहा है, तैर रहा है। तो जितने फ्लूइड को उसने हटाया, अगर उसका वेट आप निकाल लें तो वो वेट किसके बराबर होगा? बाइंड फोर्स के। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट का सबसे पहले वेट आप एयर में निकाल लीजिए। हैंग भाई स्प्रिंग बैलेंस से आप ऑब्जेक्ट का वेट एयर में निकाल लीजिए और उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट का वेट उसको पानी में डुबा, स्प्रिंग बैलेंस लगाए रहिए और पानी में डुबा दीजिए, तो उसका वेट पता चल जाएगा। तो वेट इन एयर मिल जाएगा और वेट इन वाटर मिल जाएगा। बस माइनस कर दीजिए, जितना रिजल्ट आएगा वही बाइंड फोर्स की वैल्यू होगी, उतना न्यूटन बाइंड फोर्स काम कर रहा। तो उम्मीद है अब आपको बाइंसी, बाइंड फोर्स, अब थ्रस्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ मास वॉल्यूम ये भी समझ में आ गया होगा, डेंसिटी भी समझ में आ गया होगा। तो आप अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर प्रेस करें, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बात करें। थैंक यू।